हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे कि वो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोविड 19 आउटब्रेक। सो इज दिस WHO और चाइना। इनमें से कौन है रिस्पॉन्सिबल। और एक चीज़ और है कि एक नई न्यूज़ सामने आई कि WHO सेज फर्स्ट अलर्टेड टू द कोरोना वायरस बाय इट्स ऑफिस, नॉट चाइना। और चाइना इसके लिए क्लेम करता है कि उसने दुनिया को बताया कि कोरोना वायरस की जानकारी उसने पहले दी है। बट ये कि ये उसकी जो WHO की ब्रांच है, जो चाइना में है, उसने इन्फॉर्म किया WHO को। और WHO ने तब ये ग्लोबली बताया कि हाँ चलो भाई, चाइना में कुछ ऐसी नई चीज़ आ गई है। और तब चाइना ने जो WHO को इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से प्रोवाइड की होगी उसके बाद, मतलब चाइना ने किसी को बताया नहीं था तब तक। और एक ये काफ़ी बड़े ये इन्फॉर्मेशन भी है। और ये टेड्रो जो WHO के डायरेक्टर हैं, टेड्रोस एडनॉन गैब्रियस, सो इनके ऊपर भी काफ़ी सारे आरोप लग रहे हैं। और वो आरोप अब सिद्ध साबित भी हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो चाइना को बचाने के लिए जितने प्रयत्न किए थे वो सारे अभी फेल होते जा रहे हैं धीरे करके। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज updated its account for the early stages of the COVID crisis to say it was alerted by its own office in China and not by China itself to the first pneumonia cases in Wuhan। और ये जो हुई में प्रोविंस में हुआ था। सो इसकी हम पूरी स्टार्टिंग ऑफ कोविड 19 से देख लेते हैं। 31 दिसंबर से केस आने शुरू हुए और चाइना में। और वुहान म्यूनिसिपल हेल्थ कमीशन चाइना रिपोर्टेड क्लस्टर ऑफ केसेस ऑफ pneumonia इन वुहान हुए प्रोविंस, नोवल कोरोना वायरस इन इवेंचुअली आइडेंटिफाइड। और ये जो केस आने के बाद एक शुरू हुए, काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे धीरे करके। और 1 जनवरी WHO सेट अप द IMST इंसिडेंट मैनेजमेंट सपोर्ट टीम। एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हाँ, WHO ने अपनी जो लिस्ट है, जैसे कि ये इन्होंने लिखा था कि कब से चाइना में आउटब्रेक आना शुरू हुआ, तो इन्होंने जो बोला कि इनको इन्फॉर्मेशन मिली जनवरी से, बट अब इन्होंने अपडेट करके इसको दिसंबर कर दिया है। और ये इन्फॉर्मेशन ताइवान ने इन्हें सबसे पहले प्रोवाइड करने की कोशिश की थी, बट ताइवान को ये एज एन कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करते WHO। और भाई एक तो इंसानियत के नाते इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो, और वो भी ये मतलब कंट्री एज एन कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। सो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो टेड्रोस थे वो शी जिनपिंग को नाराज नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि शी जिनपिंग उनकी इथियोपिया कंट्री को काफ़ी ज़्यादा एक तरह से लोन प्रोवाइड करता रहे और काफ़ी ज़्यादा उनको फ़ायदा देता रहे। क्योंकि ये जो टेड्रोस है, ये जो इथियोपिया की रूलिंग पार्टी है, उससे उसमें मतलब रह चुके हैं और कोई अच्छी पोजीशन पे थे इससे पहले। तो वहाँ से ये फिर WHO में आए, तो इस वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ है। 1 जनवरी से WHO सेटअप होता है IMST इंसिडेंट मैनेजमेंट सपोर्ट टीम बनाई। और उसके बाद 4 जनवरी 2020 WHO रिपोर्टेड ऑन सोशल मीडिया जो क्लस्टर ऑफ न्यूमो केसेस आने लगे। 5 जनवरी को WHO पब्लिश्ड आवर फर्स्ट डिजीज आउटब्रेक न्यूज़ ऑन द न्यू वायरस। दिस इज अ फ्लैगशिप टेक्निकल पब्लिकेशन ऑफ द साइंटिफिक एंड द पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी एज वेल एज ग्लोबल मीडिया। सो WHO ने धीरे करके बताना शुरू किया ग्लोबल मीडिया को कि हाँ, यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रही है भाई। पर फिर भी मतलब ये थे ना कि दोनों की दोस्ती एक साथ रहेगी, चलो भाई। सो स्ट्रेटजी से काम कर रहे थे ये। इन्होंने सोचा कि भाई कुछ भी हो जाए, इसको एक हल्के वायरस के तौर पे ही लेंगे, भारी नहीं लेंगे, ताकि जो बाहर के लोग हैं वो डरे ना। भाई एक तरह से अगर किसी को पहले से अवेयर कर दे तो उसके लिए प्रिपरेशन कर लेगा। अब ये अगर इन्फॉर्मेशन ये पहले प्रोवाइड करते तो इंटरनेशनल ट्रैवल वगैरह तो तभी बैन हो जाता है। अगर जनवरी और फरवरी तक ये अगर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते, अगर ये पैंडमिक घोषित करने की कोशिश करते से। और WHO issued a comprehensive package of technical guidance online with advice to the countries on how to detect, test and manage potential cases। So technical assistance वगैरह प्रोवाइड की गई based on experience with SARS and MERS, SARS severe acute respiratory syndrome and MERS middle east respiratory syndrome। SARS फैला था 2002 में, और ये और MERS मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बोथ जो 2008 में फैला था मिडल ईस्ट, ये दोनों के दोनों कोरोना वायरस फैमिली के पार्ट हैं। और कोरोना वायरस इनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक है। एक तो जो सास और मर्स है, इनकी वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है, बट ये था कि इनको एक हद तक कंट्रोल कर लिया गया था। जब सास फैला था तब WHO के डायरेक्टर जो थी, उन्होंने कई सारे स्टेप्स लिए थे उसी वक्त, ताकि ये पैंडमिक ना हो, और उस वजह से ये रुक भी गया था। अब जब ये डायरेक्टर ही चेंज हो गया है और सपोर्टिव ऑन चाइना, सो अब इंडिया या कोई भी कंट्री हो वो क्या कर सकती है। 12 जनवरी को हुआ, चाइना पब्लिकली शेयर द जेनेटिक सीक्वेंस ऑफ
कोविड-19 तो जेनेटिक सीक्वेंस जो इसका था वो आरएनए बेस्ड था, तो लोगों को काफ़ी दिक्कत हुई समझने में पहले तो, जो साइंटिस्ट वगैरह थे। सो उसके बाद जब ये एक तरह से आइडेंटिफाइड हो गया कि ये ऐसा वायरस वगैरह है, कितना खतरनाक है, ह्यूमन टू ह्यूमन चेन रिएक्शन करता है, बट फिर भी डब्ल्यूएचओ तो पता नहीं कहाँ था यार। ऑफिशियल्स कंफर्म अ केस ऑफ कोविड-19 इन थाईलैंड। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन शुरू हो चुका था 13 जनवरी से, और आउटसाइड ऑफ चाइना में फर्स्ट केस आ चुका था थाईलैंड में। बट डब्ल्यूएचओ भाई चाइना के साथ दोस्ती रखो। सो WHO's technical lead to the response noted in a press briefing there may have been a limited human to human transmission. So अभी ये कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। तो ये एक तरह से ऊपर से देख रहे थे कि चाइना जो कर रहा है ना, उसमें जो चाइना हमें इन्फॉर्मेशन देगा वो हम लोगों को बताएंगे। डब्ल्यूएचओ ये काम कर रहा है अभी तक। 20 to 21 January, WHO experts from its China and Western Pacific regions offices conducted a brief field visit to Wuhan. तो ये विजिट करते हैं पर ये जाते कहाँ हैं ये नहीं पता। ब्रीफ फील्ड विजिट करने के बाद 22 जनवरी को देयर वाज एविडेंस ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इन वुहान, बट मोर इन्वेस्टिगेशन वाज नीडेड टू अंडरस्टैंड। सो अभी भी इन्हें कंफर्मेशन चाहिए थी कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है कि नहीं होता। ये बाहर बाहर से देख देख के बस कंफर्मेशन कर रहे थे, और इन्होंने फिर इमरजेंसी कमेटी बुलाई और थोड़ा बहुत मतलब कुछ मतलब मीटिंग कंडक्ट करने लगे धीरे करके। और उसके बाद एक आपने देखी होगी फोटो भी आई कुछ टाइम बाद कि 28 जनवरी को आई थी है कि जो डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर हैं वो चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग उनसे मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, बातें कर रहे हैं खूब बैठ के। बट इनके बीच में क्या बातें हुई ये किसी को नहीं पता। डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर ने अपने फ़ायदे के लिए बात की या फिर वर्ल्ड के फ़ायदे के लिए बात की, ये कुछ नहीं पता, क्योंकि उसके बाद भी डब्ल्यूएचओ ने इसे डिक्लेयर नहीं किया एज एन पैंडेमिक। डब्ल्यूएचओ को ट्रस्ट था कि जो शी जिनपिंग है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये रोक सकते हैं पैंडेमिक को। ऑन 30 जनवरी डब्ल्यूएचओ डायरेक्टर जनरल रिकमेंड दी एमरजेंसी कमेटी ईसी, ये फिर दोबारा से गठित की गई है जो दोबारा। डब्ल्यू सिचुएशन रिपोर्ट ऑन 30 जनवरी रिपोर्टेड 7,818 टोटल कंफर्म केसेस वर्ल्ड वाइड, with the majority of these in China and 82 cases reported in 18 countries outside। तो ये अब धीरे करके वर्ल्ड वाइड हो चुका है, और ये इनकी इग्नोरेंस अभी तक है डब्ल्यूएचओ की। 3 फरवरी WHO released the international community strategic preparedness and response plan to help protect states and weaker health system। इन्होंने अभी तक इंटरनेशनल ट्रैवल जो होते थे उनमें बैन नहीं लगाया। टूरिस्ट एक कंट्री से दूसरी कंट्री खूब घूम रहे हैं, और जो चाइना का आपको पता है एक आता है उनका न्यू ईयर होता है, आई थिंक 20 जनवरी से स्टार्ट होता है आई थिंक। सो उन्होंने भी उनकी कंट्री से कई लोग अदर कंट्रीज़ में विजिट करने गए, घूमने गए, इस पे भी डब्ल्यूएचओ ने कोई रोक नहीं लगाई। डब्ल्यूएचओ ने सोचा कि चलो भाई इनकी इकोनॉमी थोड़ी ग्रो कर जाए, प्रॉफिटेबल हो जाए, और बाकी कंट्रीज़ को थोड़ा सा सरदर्द दे दें। उसके बाद तो डब्ल्यूएचओ का इसमें बहुत ज़्यादा एक तरह से आप मान के चलिए छोटे बच्चे जैसा व्यवहार था। वो मतलब एक पेरेंट कंपनी जैसे होती है ना, उसके आसपास घूमना, उसके ऊपर निर्भर रहना, वैसे ही ये डब्ल्यूएचओ चाइना पे निर्भर था कि चाइना इनको दवाइयाँ देगा तो ये तब इससे वर्ल्ड वाइड में लोगों को ठीक कर देंगे, या फिर जहाँ फैला है। तो 16 और 24 जनवरी द डब्ल्यूएचओ चाइना ज्वाइंट मिशन विच इंक्लूड एक्सपर्ट्स फ्रॉम कनाडा जर्मनी। सो इन्होंने फिर दोबारा से इसके बारे में बात की होगी। 11 मार्च डब्ल्यूएचओ मेड एन असेसमेंट दैट कोविड-19 कैन बी कैरेक्टराइज एज एन पैंडेमिक। सो काफ़ी टाइम बाद इनको लगा कि हाँ भाई अब ये पैंडेमिक है, ऐसा कुछ ये फैल सकता है, मतलब इंसान पे आ सकता है। सो ये मतलब इन्होंने थाईलैंड का केस को इग्नोर करा, और इसके बाद जब ये 11 मार्च की स्टेज पे आए तब ने लगा कि हाँ भाई पैंडेमिक ऐसे घोषित कर दो। ऑन 30 मार्च कोविड-19 solidarity response fund launched to receive donations from private individuals, corporations and institutions। और ये जो इन्होंने 11 मार्च को जब लॉकडाउन मतलब ये घोषणा की कि पैंडेमिक, तो उससे पहले इसके लक्षण कई कंट्रीज में आने लगे थे। यूरोप में आपको पता है कितनी बुरी स्थिति हो गई थी, हम टीवी टेलीविजन सेट्स पे देख रहे थे, हॉस्पिटल फुल अप हो गए थे पूरे धीरे करके। और 18 मार्च WHO पार्टनर्स लॉन्च दिस solidarity ट्रायल एंड इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल्स। तो इन्होंने इस पे मेडिसिन वगैरह इसकी वैक्सीन बनाने के लिए ट्रायल्स वगैरह शुरू कर दिए थे, और 13 मार्च को इन्होंने रिस्पॉन्स फंड टीम बना दी थी। आप इसमें एक मेन चीज़ है कि वुहान लैब से ये कोरोना वायरस फैला। सो
ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ हैज ग्रांटेड द लैब एटलीस्ट 3 million over the years for its research on bat coronavirus. So bat coronavirus एक स्पेशल स्पीसीज होती है ऑफ बैट की, जिनमें ये कोरोना वायरस के कई सारे नोवल मतलब वायरस के पाए जाते हैं, और इनकी फैमिली के जो कोरोना वायरस फैमिली होती है, इनमें से कई सारे वायरस बैट्स में ही पाए जाते हैं। बट ये जो कोरोना वायरस है, ये कहते हैं कि म्यूटेट होके या फिर किसी और एनिमल के थ्रू ही आया है, थर्ड पार्टी के थ्रू, मतलब बैट से ट्रांसमिशन होके किसी और एनिमल के थ्रू ये ह्यूमन पे आया है। सो ये काफ़ी बड़ी बात है, और अभी चाइना ने तो इसके बारे में कुछ बताने से छुपा ही रखा है। उनका जो वुहान लैब है, वहाँ क्या रिसर्च चल रही है वो कुछ पता ही नहीं है वर्ल्ड वाइड। सो ये काफ़ी खतरनाक चीज़ें हैं, क्योंकि अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि काफ़ी टाइम से कि इन ड्यूरिंग द पैंडमिक जो 6 महीने निकले हैं अभी तक, सो उसमें काफ़ी सारे वायरस बाहर आ चुके हैं। अभी हंता वायरस निकला है, जो जिसकी तो डेथ रेट मतलब एक तरह से काफ़ी ज़्यादा ही है। मान के चलिए कि जो कोरोना वायरस में आप रिकवर हो भी जाओगे ना, वो भी आप हंता वायरस में नहीं होगे जितने लोग होते हैं। तो उसमें रिकवर रेशियो काफ़ी कम है और डेथ रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। एक तो हंता वायरस काफ़ी खतरनाक वायरस है, और अभी G4 वायरस भी आ चुका है, जिसका कह रहे हैं कि 10% ऑफ जो जो उसमें पिग फार्मिंग वगैरह में करते हैं, सो उनके अंदर 10% लोगों में ये वायरस आ चुका है G4, जो कि H1N1 का म्यूटेशन है। China is very secretive society. The protection of the Communist Party (CCP) is an essential component of the political system. If this was an accidental leak, it seems likely that people connected with the CCP will do everything they could to suppress that information. So, CCP पार्टी है वहाँ चाइना की कम्युनिस्ट, वो क्या करते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी अंदर रखो भाई। वहाँ तो मतलब ये कि इंटरनेशनल मीडिया को भी कवरेज नहीं है, कि उनको बस एक सीमित जगह पे रखा हुआ है कि आप वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, जहाँ पे उनके स्पोक्स पर्सन बोलते हैं सिर्फ। और वहाँ एक बात हो रही है कि आप कोई भी इंटरनेशनल मीडिया कवरेजेस आपने देखा होगा वहाँ लैब के आसपास किसी ने की ही नहीं है, क्योंकि उन्हें जाने नहीं दिया गया। अगर वो जाते तो क्या पता कुछ ऐसी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आ सकती थी कि ये वायरस चाइना की देन है, और या तो ये वायरस कब आउटब्रेक हुआ, लोगों में कब लक्षण आने शुरू हुए, ये बातें भी बाहर आ सकती थी। तो अगर ये बातें आती बाहर, और ये कई सारे लोग कह रहे हैं कि नवंबर में भी आ चुका है, मतलब नवंबर से शुरू हो गया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा चाइना के लिए बुरी खबर है, क्योंकि चाइना पे जो सैंक्शंस हैं वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा लग सकते हैं, और चाइना का बाइकआउट वर्ल्ड वाइड हो सकता है। The scientists write in the Journal Proceedings of the National Academy of Science that measures to control the virus in pigs and the close monitoring of swine industry workers should be swiftly implemented. So जो वायरस डिफरेंट एनिमल्स या फिर बैट्स वगैरह से आते हैं, सो ये सारे के सारे हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे इन सबको कि कौन कौन से वायरस हैं। अभी ये जैसे आपको पता है G4 वायरस आ चुका है, जो सुअरों से फैल रहा है। So a new strain of flu that has the potential to become a pandemic that has been identified in China by scientists. It emerged recently and is carried by pigs, but can infect humans. ये humans से human transmission भी कर जाता है, so ये काफ़ी खतरनाक है। The researchers are concerned that it could mutate further so that it can spread easily from person to person and trigger a global outbreak. जो हंता वाला वायरस है आपका, ये तो चूहे से फैलता है, और जो ये आपका है ये सुअरों से फैलता है G4। So the last pandemic flu was encountered. The swine flu outbreak of 2009 was less deadly than initially feared, largely because many older people had some immunity to it, probably because of its similarity to other flu viruses that has circulated years before. So that virus called H1N1 pandemic, जो कि 2009 में आया था आपका, और इसने भी काफ़ी ज़्यादा कहर मचाया है, और इसकी वैक्सीन आ चुकी है वैसे तो फ़िलहाल, बट ये है कि ये इसमें काम नहीं आएगी। जो G4 वायरस है ये इसका म्यूटेटेड वर्जन है, और उससे भी काफ़ी ज़्यादा घातक है। सो हाउ वर्ried शुड बी the virus, which has researchers called G4EAH1N1, can grow and multiply in the cells that line in the human airways. The found evidence of recent information of people who worked in the abattoirs and the swine industry in China when they looked at data from 2011 to 2018
current flu vaccines do not appear to protect against it, although they could be adopted to do so if needed. So जो करंट वैक्सीन है या फिर फ्यूचर में अगर जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन है वो भी इसके लिए काम नहीं आने वाली, और जो ये वायरस है ये क्या पता फ्यूचर का पैंडेमिक बन सके, क्योंकि चाइना एक के बाद एक झटके दिए जा रहा है दुनिया को. इन थ्योरी अ फ्लू पैंडेमिक कुड अकर एट एनी टाइम, बट दे आर स्टिल रेयर इवेंट्स. Pandemics happens if a new strain emerges that can easily spread from person to person. Although flu viruses are constantly changing, which is why the flu vaccine also needed to change regularly to keep up. They do not usually go pandemic. So जो फ्लू वायरस होते हैं वो इस तरह से फैलते हैं जैसे आपका कोरोना वायरस फैला. इनकी ये है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होने की संभावना बहुत तेज़ी से होती है. कोरोना वायरस को देख लीजिए, ये एक इंसान के अंदर 15-16 दिन तक बगैर लक्षणों के भी रहता है. उसके बाद धीरे धीरे करके उसको पता चलना शुरू होगा कि हाँ मुझे कोरोना वायरस जैसी कुछ चीज़ है. तो ये इसके और दो चीज़ भी है इसमें. कई लोगों का ये सिम्टोमेटिक भी है जिनका पता नहीं चल रहा है, और वो जो लोग घूम रहे हैं वो दूसरों में भी कोरोना वायरस को फैला रहे हैं. सो इस तरह से ये जो वायरसेस हैं ये इतने ज़्यादा अपने आप को डेवलप कर चुके हैं कि अब आपके अंदर जो आपको वैक्सीन है वो आपको नई डेवलप करनी पड़ेगी. जो आप पे पहले से वैक्सीन पड़ी हैं वो सारी अब बेकार हो चुकी हैं, क्योंकि ये भी अपने आप को डेवलप कर चुके हैं वायरसेस. सो अब फ्यूचर में कौन सा वायरस चाइना लेके आता है ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात भी है, क्योंकि अभी तक 3 और 4 वायरसेस वो हमें दिखा चुका है अभी तक. आप न्यूज़ में देख लीजिएगा 2 और मोर वायरसेस हैं जो अभी तक आ चुके हैं. सो थैंक यू फॉर लिसन दिस. आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए हमारे एडू गुरु चैनल को. ओके.